नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमाए बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने के लिए मुस्लिमों को 10% आरक्षण, RSS पर बैन जैसी 17 शर्तें रखी है। जी हां, बोर्ड ने 7 नवंबर को एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी है। जी हां, चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में MBA की सरकार बनती तो वक्फ बिल का विरोध करे, साथ ही महाराष्ट्र स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाएं। बोर्ड ने महाराष्ट्र में मुस्लिमों के लिए 10% आरक्षण और मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने वाले भाजपा विधायक नीतीश राणे जैसे नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। भाजपा महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही भाजपा ने 148, शिंदे गुट ने 80, अजीत गुट ने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी सीटें छोटे दलों को दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "एक है तो सुरक्षित है" बयान का समर्थन किया और मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। जी हां, इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर यही हाल रहा तो मुंबई में हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 54% रह जाएगी। जी हां, किरीट सोमैया ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं "एक है तो सुरक्षित है", यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं "बटेंगे तो कटेंगे"। मेरे पास टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार जिस तरह से मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही, उससे शहर में हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी। इसलिए हम कहते हैं "एक है तो सुरक्षित है"। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मात्र 10 दिन बचे। मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जी हां, एक तरफ जहां भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं ने राज्य में चुनाव प्रचार करे, वहीं कांग्रेस ने भी अपने बड़े नेताओं को राज्य में मोर्चा संभालने के लिए बुला लिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज कांग्रेस शासित राज्यों के 2 मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महायुति के आरोपों पर पलटवार किया है। जी हां, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने महायुति के घटक दलों के साथ साथ पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। जी हां, इस दौरान उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने महायुति नेताओं को न्योता दिया है और राज्य में कांग्रेस सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम विकास योजनाओं से अवगत होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने तीनों यहाँ ये बताने और दिखाने के लिए आए कि हमने क्या वादा किया था और हमने क्या पूरा किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर नांदेड़ और अकोला दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस ने 4 सवाल पूछे हैं। जी हां, कांग्रेस ने मराठवाड़ा क्षेत्र की विकास, रेल सुविधा, पानी का संकट, अशोक चौहान और जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी को घेरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नांदेड़ और अकोला में हैं। चुनाव के दौरान ही वो इस क्षेत्र की ओर ध्यान देते, इसके बाद विकास के मामले में क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं। जी हां, कांग्रेस महासचिव ने एक्स पर पोस्ट में पहला सवाल किया कि जाति जनगणना और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर भाजपा का क्या स्टैंड है। जी हां, जयराम रमेश ने पोस्ट में आगे लिखा कि क्या प्रधानमंत्री बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान को जेल में डालने का अपना वादा निभाएंगे। 30 मार्च 2014 को नांदेड़ में अपने जनसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि यदि वो प्रधानमंत्री बनते तो 6 महीने के भीतर अशोक चौहान को जेल भेजेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की निजी सलाहकार
सुनील श्रीवास्तव और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापेमारी की खबर सामने आई है। जी हां, आयकर विभाग ने श्रीवास्तव, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़े कुल 16 से 17 स्थानों पर छापेमारी की। जी हां, माना जा रहा है कि ये कार्रवाई कर संबंधित संदेश, शपथ, लेन देन और संपत्तियों की जांच से संबंधित है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस छापेमारी ने राज्य में राजनीतिक सरगर्मियों को और बढ़ा दिया। जी हां, विपक्षी दलों ने इसे चुनाव से पहले सोरेन सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बताया है, जबकि अन्य इसे भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को चतरा विधानसभा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी रसीम प्रकाश के लिए वोट मांगे हैं। जी हां, प्रतापपुर ब्लॉक मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाते हुए जनता से सावधान रहने की अपील की है। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि भाजपा समाज तोड़ने वाली पार्टी ये समाज में नफरत फैलाकर किसी तरह सत्ता हासिल करना चाहती है। जनता अब इनकी असलियत समझ चुकी है। लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर ये लोग तानाशाही कायम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस के जरिए समाज में उन्माद फैलाने और किसी भी तरह सत्ता तक पहुंचने की इनके तिकड़म को झारखंड की जनता नाकाम कर देगी। भाजपा की सांप्रदायिकता की राजनीति का मेरे पिता ने भंडाफोड़ किया तो उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कैसे एजेंसियों को मेरे और मेरे परिवार के पीछे लगाया गया ये जनता जानती है। आपको बता दें कि दिल्ली की हवा में घुला पॉल्यूशन अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी लोगों को परेशान कर रही। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सर्दियों के महीनों में PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ जाता है, जिसका मुख्य कारण पराली जलाना और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। जी हां, ये महीना कण स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं। खास तौर पर दिवाली की त्योहार के बाद पटाखों के कारण काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। इस साल दिवाली के 8 दिन बाद भी वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है, जो इस इलाके में PM 2.5 और PM 10 की इस मौसम में खतरनाक स्थिति को दिखाता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक युवक को भाजपा विधायक और प्रत्याशी से वादों को लेकर सवाल पूछना भारी पड़ गया है। जी हां, युवक ने रैली में भाजपा प्रत्याशी से सवाल पूछे तो उनके समर्थकों ने युवक को पकड़कर रैली स्थल से बाहर धकेल दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि प्रत्याशी और भाजपा विधायक ने युवक को विरोधी दल का सदस्य बताया और उन्हें बोलने न देने का आरोप लगाया है। जी हां, वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने बम पर आरोप लगाया कि सवाल पूछने पर उस व्यक्ति को धमकाया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी नेताओं को खुली चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्या भाजपा विधायक को सवालों पर आम आदमी को धमकाना शोभा देता है? क्या उनकी पार्टी उन्हें ये सिखाती कि अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो व्यक्ति को धमकाएं? आपको बता दें कि बारामती से सांसद और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि विधायक सुनील टिंगरे ने उनके पिता शरद पवार को कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें विधायक ने पुणे पोर्ट से केस में उन्हें बदनाम न करने के लिए कहा। जी हां, सुले ने आगे कहा कि जिस व्यक्ति को पार्टी ने पिछली बार टिकट दिया था उसने अब नोटिस भेजा है कि अगर पोर्ट से कार मामले में उन्हें बदनाम किया गया तो वो शरद पवार को अदालत में घसीटेंगे। मगर शरद पवार परिवर्तन निदेशालय की नोटिस से भी नहीं डरते, तो वो आपके नोटिस से डरेंगे। टिंगरे की नोटिस पर हम गौर करेंगे। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से चुनाव लड़ रहे सुनील टिंगरे पर पुणे पोर्ट से दुर्घटना मामले में आरोपों को बचाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप है। वहीं विधायक सुनील टिंगरे ने कहा कि मैंने
शरद पवार को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। हाल ही में पार्टी के कुछ नेताओं और प्रवक्ताओं ने एक मामले में मुझे बदनाम किया और मेरे खिलाफ कई बयान दिए। चुनाव के दौरान गलत जानकारी नहीं फैलाई जाए, इसलिए मैंने महाविकास अघाड़ी की कुछ पार्टी नेताओं को नोटिस भेजा। मैंने शरद पवार को कोई विशेष नोटिस नहीं भेजा है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।